हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका किशोर सर और ये है हमारा चैनल न्यूक्लिक एम फोरम। इसके पहले के वीडियो में हमने ना थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर के बेसिक डेफिनेशंस को, उसके ड्रॉबैक्स को और सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एंड यूनिवर्स के बेसिक डेफिनेशंस को जान लिया। ये है थर्मोडायनामिक्स का बेसिक डेफिनेशन का पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में होने वाली प्रोसेसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक्स में टोटल 7 प्रोसेस है। हम हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब ये देखिए, यहां पर आपको फिर से 2 अलग अलग वर्ड्स देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो है ना, ये है आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, एंड थर्मल अगेन ये रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ में या फिर हीट के साथ। अब ऐसा क्या है जिसमें सेम टेम्परेचर रखना है? देखिए, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग लिखा है और आप समझते कुछ और है और आपको पढ़ाया कुछ और जाता है, और मैं आपको कुछ और ही बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप मुझ पे भरोसा करें। जो बताऊंगा करेक्ट रहेगा, क्योंकि पढ़ने और सीखने में फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो आपको अभी सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमें जो कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें ये वर्ड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा, बहुत बार जिक्र होगा इसका, तो अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब आइसोथर्मल में यहाँ पर जो सेम है ना, ये सेम टेम्परेचर है। हालांकि डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो डेफिनेशन देखिए कैसा है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप कुछ और ही समझ पाएंगे, यानी ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां पर 2 अलग अलग मीनिंग आएंगे। पहला मीनिंग जो आपको समझा है कि ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहला, जो कि गलत है। मैं आपको बता रहा हूं ये गलत है, पर क्या करें, टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लिखा है तो हमें ऐसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। पर यह है पढ़ना। अब सीखते कैसे, देखते। तो पहली बात जो आपको गलत बताई जाती है वो ये है कि ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये बताना गलत है। दूसरा, फिर बोला जाता है कि पहले सिस्टम का टेम्परेचर T1, दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर T2। जब पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रोसेस होती है तो पहले सिस्टम का टेम्परेचर और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम होता है, तो डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, ये 0 आता है। तो दूसरा क्या है समझने का तरीका, स्टूडेंट्स को लगता है डेल्टा टी का मतलब 0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है ना। तो ये दोनों जो मिसकंसेप्शंस है आपके, इसको हम अभी क्लियर कर देंगे। देखिए कैसा, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के तौर पे बहुत अच्छी है। कितनी प्यारी डेफिनेशन है ना, ये एग्जाम में लिखिए जरूर ये, बट समझने के लिए ये डेफिनेशन इस्तेमाल मत करिए। जो मैं बता रहा हूं ना वो डेफिनेशन इस्तेमाल करिए। और ये डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए, दोनों का मीनिंग अलग है। ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, एंड ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर वो प्रोसेस की जाती है। दोनों में फासला है, दोनों में फासला समझदारी का है। जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप पढ़ेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही समझेंगे, जैसा आप समझेंगे आप सामने वैसे ही नॉलेज डिलीवर करेंगे। और गलती से आप अगर फ्यूचर में टीचर बन गए और आप इसके हिसाब से बताएंगे तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपकी टांग खींचे, तो ऐसा ना हो। देखिए होता क्या है, अब मेरे पास 2 अलग अलग सिस्टम है। पहला सिस्टम है PCl5, ठीक है। अब पहले सिस्टम में मेरे पास में PCl5 है और मैं चाहता हूं कि PCl5 के टुकड़े हो जाए और PCl3 मिले और Cl2 मिले। अब PCl5 से PCl3 और Cl2 मिलने के लिए मैंने PCl5 का ये जो पहला सिस्टम है, इसका टेम्परेचर रखा है 300 केल्विन, और PCl3 और Cl2 जब मिला तो इसका टेम्परेचर भी मैंने मेंटेन किया है 300 केल्विन। अच्छे से सुनिए,
PCl5 सिस्टम 1 में था, PCl3 और Cl2 रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट मिला वो सिस्टम 2 में था, क्योंकि इनके अंदर में एनर्जी जो रहेगी वो दोनों अलग रहेगी। तो एनर्जी का बस ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है और इसी प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। वो जाने दीजिए। तो जब ये पहला सिस्टम ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों सिस्टम में कन्वर्जन के वक्त मुझे दोनों सिस्टम का टेम्परेचर एक समान रखना पड़ा। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जितना सिस्टम 1 का था दूसरे सिस्टम का भी उतना ही था। हो सकता है अगर 300 की जगह 301 हो गया या फिर 299 हो गया, हो सकता है आपको प्रोडक्ट ना मिले। तो ऐसी प्रोसेस जो टेम्परेचर सेम रखने के बाद में ही कंप्लीट होगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा T0 कैसे आएगा? ये टेम्परेचर पहले सिस्टम का है, इसके लिए हम इसे नाम दे देंगे T1। ये टेम्परेचर दूसरे सिस्टम का, ये T2 हो जाएगा। और मुझे चेंज कैलकुलेट करना है तो डेल्टा इस्तेमाल किया जाता है और डेल्टा T आएगा T2 माइनस T1। T2 यानी फाइनल टेम्परेचर है 300 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 300। दोनों का टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए 0, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस। जो पहला सिस्टम है उस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रोसेस हुई और दोनों सिस्टम में जो प्रोसेस हुई उस दरमियान टेम्परेचर में 0 बदलाव हुआ। समझे अभी? इसीलिए द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। समझे स्टूडेंट्स? समझ गए होंगे शायद। तो डेफिनेशन ये लिखिए पर याद ये रखिए, क्या? द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट, ये जो है ना, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर मीन कांस्टेंट, प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हमें रखना है। यानी पहले सिस्टम में जितना टेम्परेचर था दूसरे सिस्टम में भी उतना ही मेंटेन करना है, तब जाके मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। मैं वो प्रोडक्ट डिजर्व करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे वो टेम्परेचर कांस्टेंट उतना ही रखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा भी चेंज नहीं होने देना पड़ेगा। तो फिर मैं कैसे बताऊंगा फिर आपको कि स्टूडेंट देखो मैंने PCl5 को PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट किया और इसके लिए मैंने PCl5 का भी टेम्परेचर और PCl3 प्लस Cl2 इसका भी टेम्परेचर सेम रखा। इतनी लंबी चौड़ी लाइन बोलने से बेहतर है PCl5 और PCl3 और Cl2 ये कन्वर्जन में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया। हो गया ना शॉर्ट में? सो व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या फिर द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाकी सभी प्रोसेस में लगाना है। तो अभी आप मेरे साथ में रहिए, मैं बाकी और प्रोसेस के बारे में आपको बता रहा हूं। सो व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? तो स्टूडेंट आप बनाइए डेफिनेशन, क्या आएगा? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट दैट इज डेल्टा T इक्वल्स टू 0 और the process which is carried out at constant temperature that is delta T equals to T2 minus T1। ये नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट इक्वल्स टू डेल्टा T इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आपने पहले सिस्टम का टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के टेम्परेचर के साथ में मेल खाने दिया, एक समान रखा, आपने वो मेंटेन किया, चेंज नहीं होने दिया, इसीलिए डेल्टा T 0 हो गया। यह है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। देखिए कितनी प्रोसेस है? 7, उसमें से ये पहली हो गई। अब देखते हैं दूसरी प्रोसेस, उसका नाम क्या है पता होगा आपको और होना चाहिए, और ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए क्योंकि फिजिक्स में भी है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब यहाँ पर आइसो का अगेन मीनिंग हो जाएगा सेम, और ये देखिए ये जो वर्ड है ना आइसोबैरिक में, आपको एक वर्ड दिख रहा है छोटा सा 3 लीटर वाला, बार। हाँ, गलत मत समझिए, बार का मतलब बैरोमीटर में कैलकुलेट किया जाने वाला प्रेशर, और बार ये प्रेशर का यूनिट है। बार है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, mmHg है, और भी होंगे, टॉर भी है, वैसे ही बार है ना। तो बार ये वर्ड रिलेट करता है प्रेशर के साथ,
और हमें ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर को मेंटेन करके वो कंप्लीट करना है, यानी द प्रोसेस, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं डेफिनेशन, ठीक है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, दैट इज डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस हम बोल रहे हैं ना, ये सिस्टम का है। सराउंडिंग का प्रेशर का जिक्र होगा, आपको पता नहीं चलेगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, इवन आपके टीचर भी आपको बता नहीं पाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि सराउंडिंग का प्रेशर कब आया और सिस्टम का प्रेशर कब आएगा, ठीक है, अच्छे से। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेफिनेशन क्या आएगा? द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, या फिर दूसरा डेफिनेशन द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब प्रक्रिया की जाएगी। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए मैंने इसका प्रेशर रखा 1 बार और इसका प्रेशर भी मेंटेन किया 1 बार, दोनों का प्रेशर मैंने मेंटेन किया, तो ये प्रेशर 1 हुआ, ये प्रेशर 2 हुआ, और डेल्टा पी अगर कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब वही है, एक तो हायर माइनस लोअर या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है स्टूडेंट्स? 1 बार, इनिशियल कितना है? 1 बार, 1 माइनस 1 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 स्क्वायर नहीं होता, 0 होगा, तो डेल्टा पी क्या आया? 0। समझ में आया? ये हुआ आपका क्या? आइसोबैरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, और द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। डेल्टा पी इक्वल्स टू P2 माइनस P1, 1 माइनस 1, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, बिकॉज, क्यों ऐसा लिखना? बिकॉज P1 इक्वल्स टू P2, है ना, दोनों प्रेशर सेम है। ये हुआ आपका आइसोबैरिक। उसी तरह से और एक है, और उसका नाम क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जब आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, तो आइसोकोर भी है, और वहाँ पर आइसो का अगेन मतलब होता है सेम एंड, अच्छा ये कोर है, इसको चोर मत बोलिए, ये चोर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स चोर नहीं है। आइसो का मतलब होता है, ये तीसरा प्रोसेस है हमारा, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम। एंड कोर ये वर्ड इस्तेमाल होता है वॉल्यूम के लिए, तो आप समझ ही गए होंगे अभी। बताइए डेफिनेशन क्या आएगा? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा? द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मुझे अगर किसी एक गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करना है तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने एक समान रखा, उसके बावजूद भी वो गैस ट्रांसफर हुई, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो ये प्रोसेस करने के लिए मैंने दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम एक समान रखा, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोकोरिक। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि देखो स्टूडेंट, मैंने ये गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र किया, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने सेम रखा, तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम रखा, ऐसा बोलने से बेहतर मैंने ये गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र किया, और ये प्रोसेस मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस में की। तो आपको समझ जाना है कि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम रहा होगा, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या आएगा? द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसका नाम आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये याद रखिएगा। और इसका डेफिनेशन ना आप ज़रा तकलीफ लीजिए, आप बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हो गया थर्ड डेफिनेशन। अब आते हैं थोड़े से अहम मुद्दे पे, और वो डेफिनेशन क्या है? 4th नंबर का एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता ना, सिस्टम से ना ही हीट सराउंडिंग में जाएगी और सिस्टम ना ही सराउंडिंग की हीट अंदर लेगी या फिर एब्सॉर्ब करेगी। तो होता क्या है
जो टोटल सिस्टम है, अब ये इतना पोर्शन यानी हमारा ये सिस्टम हुआ, अब सिस्टम का जो बाहरी पोर्शन है जितना भी, ये पूरा बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये सराउंडिंग है। तो सिस्टम से हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो सिस्टम से हीट ना ही सराउंडिंग में जा रही है और ना ही सराउंडिंग की हीट सिस्टम में आ रही है। इसका मतलब क्या, सिस्टम का और सराउंडिंग का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज एडियाबैटिक। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं आपको लिख कर देता हूं, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो exchange of heat from system to surrounding। इसका मतलब क्या, जो टोटल हीट है सिस्टम में वो उतनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब Q इक्वल्स टू 0 है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट हमेशा क्या रहेगी, सेम, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी और ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। मीन्स हीट लिबरेट नहीं होगी और ना ही एब्सॉर्ब होगी। यानी ये प्रोसेस में आपके पास में जितना हीट है उतने में काम चलाइए। सिंपल फंडा, बाहर से हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, गेन भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ 4th नंबर का। अब आते हैं 5th नंबर पे, वो तो काफ़ी आसान है, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको आराम से फिर लिखते जाइए एक बार थोड़ा सा लर्निंग करके। अब आते हैं 5th नंबर पे, और 5th नंबर के प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए अब एक सिस्टम है ना, मैं छोटा सा ये, अब ये एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम में प्रेशर मान के चलिए P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और हीट एनर्जी एक्सचेंज हुई दूसरे सिस्टम में, तो इसका प्रेशर कितना आएगा, P2, वॉल्यूम आएगा V2, टेम्परेचर आएगा T2। तो जब मैं ये पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये जो वेरिएबल्स है जो वैरी हुए, चेंज हुए, इनका अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा P क्या आएगा स्टूडेंट्स, P2 माइनस P1, डेल्टा V क्या आएगा, V2 माइनस V1, एंड डेल्टा T क्या आएगा, T2 माइनस T1। बट साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है तो वही सिस्टम वापस से उस सिस्टम में रिवर्ट बैक आती है, वापस आती है। तो जो पहले इनिशियल था वही फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो P2 था वो P1 ही हो जाएगा, और P1 माइनस P1 ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से V2 जो ये फाइनल हमने कंसिडर किए थे, पर प्रोसेस तो रिटर्न आ गई ना, तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे जाकर रिटर्न आ गई, तो हम इसे ही इनिशियल कंसिडर करेंगे, इसे ही फाइनल कंसिडर करेंगे। तो V2 की जगह हमें लिखना होगा V1 माइनस ये वाला V1, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर T2 की जगह लिखना पड़ेगा T1 माइनस T1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा V भी 0 रहता है, डेल्टा P भी 0, डेल्टा T भी 0, और मैं क्या कहता हूँ, ऑल वेरिएबल्स आर 0। जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, जितने भी वेरिएबल्स जो भी आपके नज़र में आते हैं, हीट रहे, वर्क रहे, वॉल्यूम रहे, प्रेशर रहे, टेम्परेचर, कोई भी, सबके सब क्या हो जाएंगे, 0। साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन आपको कैसा लिखना है, व्हेन सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एंड व्हेन इट रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन ऑल वेरिएबल्स विल बी 0। दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में सभी वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं ना, 0। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हुई 5th प्रोसेस। अब जो मैं बता रहा हूं ना उसको अच्छे से सुनिए। 6th प्रोसेस आती है रिवर्सिबल, और 7th प्रोसेस का नाम है इरिवर्सिबल। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज दूं। इससे फ़र्क क्या होगा,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों का आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। और साथ में अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों प्रोसेस को मैं बहुत अलग ढंग से आपको पढ़ाऊं, और वो अलग ढंग क्या होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो अगर आपकी परमिशन होगी, शायद आप मुझे परमिट करेंगे भी, तो हम ये दोनों प्रोसेस को ना इसके बाद की वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। तो मुझ पर अगर भरोसा होगा तो मेरे साथ में बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में इतने हमने प्रोसेस को पढ़े हैं। 6th and 7th प्रोसेस मीन्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको एक अश्योरेंस देता हूं कि अगर मैं आपको अपने ढंग से रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद ब खुद या फिर आपका छोटा भाई या फिर बहन होंगे ना, जो 5वीं 6वीं 7वीं में भी होंगे ना, उनको भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स बनाते आ जाएंगे। ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स खुद ब खुद बन जाएंगे। तो मुझ पर भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ। तो ये है आज के इस वीडियो के बेसिक थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस, जो हमने 5 प्रोसेस पढ़े। बची हुए 2 प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में। मैं हूं आपका किशोर सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच।